विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध समाजशास्त्र के भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य पेपर कोड 5176 के आज के प्रकरण शामिरपेट की सामाजिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने एस.सी. दुबे के द्वारा जो किए गए अध्ययन एन इंडियन विलेज की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो शामिरपेट गांव की, उनका जो अध्ययन का विलेज था उसकी सामाजिक संरचना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि शामिरपेट ग्राम की जो सामाजिक संरचना है उसका जो संपूर्ण वर्णन है वो हम 3 इकाइयों में कर सकते हैं। इसकी पहली इकाई जो है वो ग्रामीण समुदाय में जाति व्यवस्था है, और दूसरा हम बात करेंगे आंतरिक गठन, सत्ता और न्याय के विषय में, और तीसरा जो बनता है वो अंतरजातीय और अंतरग्रामीण संगठन के बारे में। तो आज हम इसके पहले टॉपिक शामिरपेट की सामाजिक संरचना, ग्राम और समुदाय में जाति व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ग्राम समुदाय में जाति व्यवस्था की जब बात करेंगे तो शामिरपेट में क्या है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोग जो हैं वो निवास करते हैं। मोहम्मडन मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक हैं, किंतु सामाजिक और धार्मिक मामलों में उनका समूह जो है वो बहुत ही सुसंगठित है, और ये जो सभी मुसलमान हैं वो सुन्नी शाखा के हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, मुस्लिम धर्म जो है उसमें 2 संप्रदाय हैं, एक सुन्नी और एक शिया, और यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय जो रहता है वो सुन्नी शाखा के हैं। संपत्ति या पूंजी के आधार पर उनमें कोई विशेष वर्ग भेद यहाँ पर नहीं पाया जाता है। वे स्वायत्त और आत्मनिर्भर समूह की भांति व्यवहार करते हैं। 1948 ईस्वी में और उससे पहले जो शामिरपेट था वो मुस्लिम जागीर होने के कारण वहाँ के जो मुसलमान हैं वो राजकीय मामलों में विशेष सुविधा की स्थिति में थे। गांव में उनकी स्थिति खेतीहर जातियों के बराबर ही गिनी जाती है, लेकिन हिंदुओं में धर्म की दृष्टि से उन्हें अपने से निम्न माना जाता है, और हिंदुओं की कठोर एवं सोपानिक जाति व्यवस्था से घिरे मुसलमान भी जाति सोपान कर्म की परिधि में फंसे हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो जाति सोपान क्रम जो हिंदुओं में पाया जाता है वही मुसलमानों में यहाँ पर पाया जाता है, और उनकी स्थिति जो है वो अर्ध जातीय हो गई है। और हिंदू समाज व्यवस्था का मूल आधार जाति व्यवस्था है, और इसका अखिल भारतीय सोपानिक प्रारूप वर्ण व्यवस्था से मिलता है, जिसमें 4 वर्ण रहे हैं, और 4 वर्ण आपको पहले भी पूर्व की कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु समय के साथ साथ इसके 5 विभाजन हो गए हैं। 3 तो पूर्ववत है जिन्हें हम द्विज वर्ण कहते हैं, और केवल द्विज वर्ण का ही उपनयन संस्कार होता है और जो जनेऊ पहनते हैं। और इसके बाद चौथे समूह में कई व्यावसायिक जातियां जो हो शामिल होती हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत हम स्वच्छ मानते हैं या स्वच्छ माना जाता है। इसके बाद 5वां समूह उन जातियों का जो अस्वच्छ और अस्पृश्य कही जाती है। वर्ण व्यवस्था की इस मोटी रूपरेखा के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रदेशों में जातियों की अपनी एक स्वायत्त सोपानिक व्यवस्था पाई जाती है, किंतु जाति के 2 लक्षण सार्वभौमिक हैं। 2 लक्षण सार्वभौमिक कौन कौन से? प्रथम तो अंतर्विवाही है कि अपनी ही जाति में विवाह संबंधों की स्थापना,
इसको हम एंडोगैमस भी कहते हैं। और दूसरा उनका है भोजन व्यवहार। खान पान से लेकर के जो नियम जुड़े हुए हैं वो भोजन व्यवहार है, तथा संस्कारिक शुद्धता, स्पष्टता, नियमबद्ध है। प्रत्येक जाति जो है वो कई अंतर्विवाही उपजातियों में विभाजित होती है, यानी कि विवाह के लिए उनमें जो विभाजन डिफरेंस जो किया जाता है वो उपजातियों के आधार पर किया जाता है। और प्राय सभी मामलों में एक स्वतंत्र समूह की भांति व्यवहार करती है। और ये जातियाँ उपजातियाँ जो पुनः विभिन्न प्रकार के गोत्रों में बटी होती है, जिसको क्लैन्स हम बोलते हैं। और ये बहिर्विवाह नियम द्वारा संचालित होते हैं। और गोत्र भी आगे फिर वंशों विभाजित है जो बहिर्विवाही होता है। इस भांति भारतीय गांव में जाति व्यवस्था एक जटिल सोपानिक व्यवस्था है और वही सामाजिक जीवन का मुख्य आधार भी है। सामीरपेट गांव है उसके हिंदुओं की जाति व्यवस्था की विभिन्न जातियों की एक जटिल और सोपानिक संरचना को दर्शाती है। हिंदुओं में ब्राह्मणों का स्थान जो हो सर्वोच्च है। वड्डार, एरकला, पिचकुंटला, माला और मादिंगा जातियों को छोड़कर शेष सभी जातियों के पुरोहित जो ब्राह्मण है। यानी कि इन जातियों को छोड़ करके बाकी जातियों का जो कर्मकांड संबंधी कार्य है या समस्त प्रकार के जो धार्मिक उत्सव हैं उनका निर्वहन जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। परंतु पंच ब्रह्म समूह को छोड़कर शेष सभी इनके हाथ का खाना स्वीकार करते हैं और ये अपनी जाति के अतिरिक्त अन्य से भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। रेड्डी, कुम्हारी और गोला समान स्थिति पर है और अंतर्विवाही है। इसमें भोजन व्यवहार जो पाया जाता है। उत्तरासी की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। रेड्डी और गोला तो इनके हाथ का खाना खा लेते हैं, लेकिन कुम्हारी इनके द्वारा छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं। ये जो जाति की जो अभी हम बात कर रहे हैं, जिन जातियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसी वीडियो के पहले मैंने आपके ग्रुप में भी ये डाल दिया है। परंपरागत हिंदू जाति सोपान जो डाला है उसमें द्विज जातियों के बारे में भी और अस्पृश्य जातियों के बारे में भी दो प्रकार की कैटेगरी हमने उसमें बनाई है। द्विज जातियों में हमने ब्राह्मण, पुरोहित, कौमटी जो व्यापारी लेन देन का काम करते हैं, और व्यावसायिक जातियों में कृषक, कारीगर, मजदूर। इसी में फिर कापू, कुम्हारी और गोला। गोला में मतलब चरवाहे और गडरिये शामिल होते हैं। कुम्हारी में कुम्हार और कापुर मुत्राशी में कृषक और कापू रेड्डी भी कृषक। साले में जुल्हा, साकली और धोबी। वड्डार जो हो पत्थर तोड़ने वाला होता है। और जो गोला मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि चरवाहे और गडरियों को इसमें रखा जाता है। गाउंडला ताड़ी बनाने वाला। मंगली नाई को कहा जाता था। और पिंचकुंटला जाति एवं गोत्र के गुणगान करने वाले जो भाट थे। जाति विशेष का एक वृद्धावली या जाति विशेष का जो महिमा करने वाले लोग थे उनको पिंचकुंटला कहा जाता था। ये सारे जो वर्ग हैं वो परंपरागत हिंदू सोपान में, जब इस वीडियो के बाद या वीडियो से पहले आपने PDF मैंने डाला हुआ है इसका, उसमें आप देख लेंगे। ये द्विज जातियों के विषय में सोपानिक व्यवस्था है। दूसरी इसी से मिलती जुलती डाली हुई है वो है अस्पृश्य जातियों में। अस्पृश्य जातियों में मुख्य रूप से क्या है, ये चार माने गए: माला, मदिंगा, जंगम और कटिके। कटिके हिंदू कसाई जो थे वो कटिक माने जाते थे। और माला जो था वो बुनाई का व्यवसाय करता था। मादिंगा जो था वो ढोल पीटने का काम करता था। और मरे हुए जानवरों की खाल खींचने का काम जो था वो मादिंगा लोग करते थे, और उनका मांस भी वो लोग खाते थे। जंगम जो थे वो बालजा यानी शिव जाति के जो शिवलिंग वगैरह बनाते थे उसके पुरोहित वगैरह जो थे। और पंच ब्रह्म में बढ़ई जिसको वडला कहा जाता था। कम्मरी
लोहार कहा जाता था। ओशुला स्वर्णकार, जिसको सोनी कहते हैं अब। काशे नक्कारी का काम जो करते थे वो। और मूर्ति बनाने वाले कंचारी जो थे वो ठठेरे। ये जाति सोपान में हमने आपको स्पष्ट कर दिए हैं। तो रेड्डी और कुमारी और गोला समान स्थिति पर हैं और अंतर्विवाही हैं। इनमें भोजन व्यवहार पाया जाता है। मुत्रासी की स्थिति जो है वो थोड़ी सी भिन्न है। रेड्डी और गोला तो इनके हाथ का खाना खा लेते हैं, लेकिन कुमारी इनके द्वारा छुआ हुआ खाना नहीं खाते। इन जातियों के बाद साले और गाउंडला आते हैं, जिनमें अपनी ही जाति में रोटी और बेटी का व्यवहार पाया जाता है। ये अपनी से ऊंची जाति के हाथ का भोजन स्वीकार कर लेते हैं। उसके पश्चात मैंने सांकली और मंगली की स्थिति पर बताई, जो कि परस्पर समान है। समान होते हुए भी इनमें खास बात यह है कि इनके बीच में रोटी बेटी का व्यवहार जो वो नहीं पाया जाता। इसी प्रकार अन्य जातियों के भी अपने अंतर्विवाही और भोजन संबंधी नियम जो है पाए जाते हैं। और उपयुक्त जो जातियों का हमने वर्णन किया है वो अधिकांशतः क्या है, अंतर्विवाही है और उपसमूहों में विभाजित है, जो कि सभी दृष्टियों से स्वतंत्र माने जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के ब्राह्मणों को दो मुख्य समूहों में बांट सकते हैं, एक तो वैदिकी है और दूसरा नियोगी। ये दोनों ही कई शाखाओं में विभक्त है और अंतर्विवाही भी है। इसी प्रकार कौमटी जो है वो 6 अंतर्विवाही समूहों में, रेड्डी 4 उपसमूहों में, मुत्रासी जो हो 3 उपसमूहों में, और कुम्मारी जो हो 4 उपसमूहों में, और गोला 7 उपसमूहों में विभाजित है। अन्य जातियों के भी इस भांति अपने अपने उपसमूह, विवाह और भोजन के नियम की व्यवस्था है या नियमों से आबद्ध है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्विवाही जाति समूह बहिर्विवाही गोत्रों में बटा हुआ है और ये गोत्रम उसी प्रकार के वंशमों में बंटे हुए हैं। देखो, जाति गोत्रों में और गोत्र वंशमों में। उन उपविभागों का मुख्य कार्य वैवाहिक संबंधों को नियामिक, यानी कि वैवाहिक संबंधों को जो नियामिक करना है, यही एक मोटा उद्देश्य उसके पीछे छिपा होता है। और एक व्यक्ति को न केवल अपने से भिन्न गोत्रम अपितु अपने से भिन्न वंशम में ही विवाह करना होता है। और इसी भांति अंतर्विवाही उपजातियों, गोत्रों और वंशों से मिलकर एक जाति की एक इकाई के रूप में जो संरचना उभर कर के आती है, उसको हमने डायग्राम के द्वारा आपको बताया हुआ है। और उससे जोड़ करके यदि हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें इसको। तो आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।